सुप्रभात, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, नीति आयोग की बैठक के बाद कांगड़ा लौटे हैं सीएम। वहीं हिमाचल के सीएम सुक्खू का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य से संबंधित मुद्दे रखे हैं और राज्य की क्या है चुनौतियां बैठक में रखी गई। तो राज्य की चुनौतियों को भी बैठक में रखा गया। वहीं स्पेशल पैकेज को लेकर कोई मांग नहीं की गई। वहीं बैठक में बिजली प्रोजेक्ट को लेकर भी बातचीत की गई है। तो सीएम सुक्खू लौटे हैं और नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे सीएम सुक्खू, और वहां से लौटने के बाद उन्होंने ये तमाम बातें कही और उन्होंने कहा कि राज्य से संबंधित मुद्दे हमने रखे इस बैठक में और राज्य की चुनौतियां भी बैठक में रखी गई। स्पेशल पैकेज को लेकर कोई मांग नहीं की गई है। वहीं बैठक में बिजली प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत की गई। तो इस वक्त की अहम जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीति आयोग की बैठक के बाद कांगड़ा लौटे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल के सीएम सुक्खू का बड़ा बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा कि राज्य से संबंधित कई मुद्दों को बैठक में रखा गया और राज्य की चुनौतियों को भी बैठक में रखा गया। हमने तो अपने राज्य से संबंधित मुद्दे रखे। हमारे राज्य से संबंधित जो भी मुद्दे थे उनको हमने प्रमुखता से अपनी इस नीति आयोग की बैठक में उठाया। क्या अड़चने हैं और क्या चुनौतियां हैं, उस दृष्टिकोण से हमने ये सब बातें आज नीति आयोग की बैठक में रखी। ये तो एक जनरल मीटिंग थी, इसमें तो ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ और हमने तो जो बातें रखी है उसके अलावा ये नीति निर्धारित होती है। हम हिली स्टेट के लोग हैं, तो इस दृष्टिकोण से देखा गया और आने वाले समय में हमें लगता है कि जो हमने विचार रखे उस पर अमल किया जाएगा। हमने तो जो हमारे जो मुद्दे थे उनको लेकर मांग की है। हमारे जो बिजली के प्रोजेक्ट्स है उसमें अपने शेयर्स की बात की कि किस प्रकार से है और जो अपनी पॉलिसीज है उसके बारे में बात की। बहुत बहुत तो हिमाचल प्रदेश में एनपीए बंद करने के फैसले पर बवाल जारी है और सीएम सुक्खू सरकार के डॉक्टरों का एनपीए बंद करने के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने डॉक्टरों का एनपीए बंद होने के लिए आईएएस लॉबी को जिम्मेदार ठहराया है और मंडी दौरे पर पहुंचे जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कुछ आईएएस अधिकारी खुद को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझते हैं और अपने से ऊपर किसी को भी देखना पसंद नहीं करते। जो हमारे कुछ अधिकारी हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, जिनका जो अपने आप को यही मानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञान उनके पास ही है, वही सारी चीज़ों को चलाते हैं, वो हमेशा इस सारे विषय को लेकर के प्रयत्न करते रहते हैं कि हमारे से ऊपर कोई भी आदमी कहीं भी ना हो, सैलरी हमसे नीचे ही मिले। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वो जो भी करना होता है वो करते हैं। डॉक्टर को जो सैलरी मिलती है वो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है हिमाचल प्रदेश में, वो उनके करीब पहुंच जाते हैं। और मैं जब चीफ मिनिस्टर था उस वक्त मैं आपको एक और भी नोटिफिकेशन बताता हूँ, ये 2022 की नोटिफिकेशन है। तो बार बार कैबिनेट में एक इशू आ रहा था कि डॉक्टर की सैलरी को रोकना चाहिए, ये हमसे ज़्यादा हो रही है आईएएस के ऑफिसर्स को। और उसमें एक कहा कि अब तो अति हो गई कि चीफ सेक्रेटरी की जो सैलरी है वो 2,25,000 है और डॉक्टर जो है इससे भी एक्सीड करेंगे। और इसलिए क्या किया उनने कि हमने कहा कि चलो ये बात ठीक है, इस बात को हमने मान लिया। और फिर कैबिनेट में 2 मार्च 2022 को जो एक निर्णय किया हमने कि चीफ सेक्रेटरी की सैलरी से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगी। जहां 2,25,000 चीफ सेक्रेटरी को मिलते हैं, 2,24,100 जो है डॉक्टर को मैक्सिमम सैलरी मिलेगी। इससे ज़्यादा हमने वो सीलिंग लगा दी उस पर, क्योंकि इसके कारण एक चीज़ बहुत बड़ी होने वाली है, वो ये होने वाली है क्योंकि नोटिफिकेशन में मैं देख रहा था, इसमें अभी तक ये साइलेंट है, इसमें कोई जिक्र नहीं इस बात का है कि अगर एनपीए बंद करेंगे तो क्या प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ करेंगे। कॉन्सेप्ट तो बड़ा साफ से इस तरह से लगता है कि अगर एनपीए बंद कर दिया तो सीधा सा है कि फिर प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ होगी। अब प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ होगी तो पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर 6 बजे तक भी बैठ लेता है, 5 बजे के बाद, क्योंकि पेशेंट जो आए होते हैं सबको मिलना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। और ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर अगर प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ जाएगा तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि जो हेल्थ के जो सर्विसेज हमारी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होगी, जिसके कारण एक गरीब आदमी, एक नागरिक को बहुत बड़ा नुकसान होगा।
उधर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, जिस पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसी सिलसिले में धर्मशाला में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोदी सरकार से 9 सवाल पूछे थे, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। नरेंद्र मोदी जी को, उनके पूरे कैबिनेट को, एक एक सांसद को, एक एक विधायक को पूरे देश से जाकर माफी मांगनी चाहिए कि इन 9 सालों में जो आपके साथ विश्वासघात किया, जो धोखा दिया, जो झूठ बोला, उस वजह से उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। जितनी आपने मन की बात सुनी होगी नरेंद्र मोदी जी की, जितने जुमले उन्होंने आपके सामने परोसे होंगे, वो सब काल्पनिक साबित हुए। हकीकत से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना। तो कांग्रेस की ये प्रेस वार्ता हुई थी और उन्होंने बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर यह प्रेस वार्ता की। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। धर्मशाला से इस वक्त की अहम जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम सुखू आज कांगड़ा पहुंचेंगे और एनपीएस कर्मचारी उनको पलकों पर बिठाने का काम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि धर्मशाला में ओपीएस की बहाली के लिए आभार रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1 लाख कर्मी जुट सकते हैं इस रैली में। वही रैली में पढ़ा जाएगा प्रियंका गांधी का संदेश। तो कांगड़ा पहुंचेंगे आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और सीएम सुक्खू का ये 9 दिन का दौरा है। एनपीएस कर्मचारी पलकों पर बिठाने का काम करेंगे सीएम सुक्खू को और धर्मशाला में ओपीएस की बहाली के लिए आभार रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1 लाख कर्मियों के जुटने का टारगेट है। रैली में प्रियंका गांधी का संदेश भी पढ़ा जाएगा और पूरे 9 दिन का ये दौरा है सीएम सुक्खू का। तो आज कांगड़ा पहुंच जाएंगे सीएम सुक्खू, वहीं एनपीएस कर्मचारी उनका आभार व्यक्त करेंगे ओपीएस बहाली को लेकर और धर्मशाला में ओपीएस की बहाली के लिए आभार रैली का भी आयोजन किया गया है, जिसमें 1 लाख कर्मी जुटाने का टारगेट रखा गया है। रैली में प्रियंका गांधी का संदेश भी पढ़ा जाएगा। वहीं सीएम सुक्खू आज पहुंचेंगे कांगड़ा। तो सीएम सुक्खू का ये 9 दिन का दौरा है, जहां पर एनपीएस कर्मचारी उन्हें ओपीएस बहाली को लेकर आभार व्यक्त करते हुए नजर आएंगे। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो विकास, आज 1 लाख कर्मियों के जुटने का टारगेट है और आभार रैली का आयोजन किया जा रहा है ओपीएस बहाली को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, बिल्कुल पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार सुक्खू सरकार ये कह रही है कि हमने पहली गारंटी जरूर पूरी कर दी है, लेकिन अब इसके साथ साथ जो बाकी विभाग हैं वो भी लगातार ये मांग कर रहे हैं और यही बात कही जा रही है कि पुरानी पेंशन बहाल जो है वो बाकी विभागों में भी होना चाहिए, उनके कर्मचारियों को भी ये लाभ मिलना चाहिए। और राज्य सरकार के मुताबिक अगर हम बात करें तो 1,36,000 जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सीधा लाभ जो है वो इस पुरानी पेंशन बहाली का यहाँ पर मिल रहा है। इसी के मद्देनजर आज एक बड़ी रैली का आयोजन जो है वो कर्मचारी संघ की तरफ से यहाँ पर किया गया है, एनपीएस यूनियन की तरफ से किया गया है, जिसमें 1 लाख कर्मचारी जो है वो जुटने की बात या दावा जो है वो उनकी तरफ से किया गया है। पुलिस मैदान धर्मशाला में जो है आज एक कार्यक्रम होना है और इसमें मुख्यमंत्री समेत उप मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्री जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ये भी बताया गया है इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो है वो लगातार ये बात कह रही है कि ये एक ऐसा निर्णय है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है। और यही नहीं, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है और अगर इसे धरातल पर लागू किया जाता है तो ये न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए बल्कि देश भर के लिए एक मिसाल के तौर पर इस निर्णय को जो है वो यहाँ पर देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर आज का ये ऐतिहासिक पल और इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य सरकार जो है वो आज वहां पर होगी, पूरे कैबिनेट के मंत्रियों समेत जो है पूरी सरकार वहां पर होगी। और इसके साथ ही धन्यवाद जताने की जो बात यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारियों की तरफ से वो आज यहाँ पर किया जाएगा। बिल्कुल विकास, तो 1 लाख कर्मचारी जुड़ने जा रहे हैं और टारगेट 1 लाख कर्मचारियों का है, एनपीएस कर्मचारियों का। क्या लगता है, क्या कुछ व्यवस्था वहां पर देखने को मिलेगी कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना सामने ना आए? किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सरकार वहां पर होगी, मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद होंगे। 9 दिन का मुख्यमंत्री का पहले का शेड्यूल जो है वो यहाँ पर चल रहा है। नीति आयोग की बैठक के लिए मुख्यमंत्री जो है कल दिल्ली गए थे, उसके बाद आज जो है वो धर्मशाला वापस पहुंच रहे हैं।
तो कुल मिलाकर अगर सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम बात करें तो पूरी तरह से पहले ही पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। यही नहीं, जो 1 लाख कर्मचारियों को यहाँ पर जिस तरह से जुटना है, आना है, तो ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो कहीं प्रभावित ना हो जाए इतने लोगों के आने के बाद। तो पुलिस की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर बनाई गई है और हर जिले से कर्मचारी जो है वो आज यहाँ पर पहुंचेंगे। इस तरह की बात जो कर्मचारी है उनकी तरफ से कही गई। ठीक है, तो इस तमाम जानकारी के लिए विकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ब्रेक के बाद बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की अहम जानकारी, शिमला में नाबालिग का शव मिला है और शहर में शव मिलने से सनसनी फैलती हुई। तो जी हां, शिमला से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शव के साथ एसपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन होता हुआ भी नजर आया है। वही नाबालिग के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं शिमला से, जहां पे शिमला में एक युवती का नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मच गया और शहर में शव मिलने की सूचना मिलते ही सनसनी फैल गई। तो शव के साथ एसपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन होते हुए भी नजर आया है और नाबालिग के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिमला से, जहां एक नाबालिग का शव मिलने से काफी ज्यादा हड़कंप की स्थिति क्षेत्रवासियों में देखने को मिली है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नोकझोंक होती हुई नजर आ रही है। शहर में शव मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। तो विकास, नाबालिग का शव मिला हुआ है और पूरे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल, और जनता जो है, जो लोग हैं जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विजुअल में जो दिखाई दे रहा है, दरअसल एक सिरमौर जिले का शिलाई विधानसभा क्षेत्र से एक लड़का है और ये 17 साल इसकी उम्र जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। ये 29 अप्रैल से ये लड़का गायब था। दरअसल ये सोलन जिला में जो है ये पढ़ाई करता है। यहाँ अपने रिश्तेदार के घर जो है वो आया हुआ था। आईजीएमसी शिमला से इसका इलाज जो है वो यहाँ पर चल रहा था, जो शुरुआती जानकारी यहाँ पर निकलकर सामने आई है। इसके बाद जो है लड़का, ये कहा गया कि 29 अप्रैल से ये लड़का गायब था और जिसके बाद पुलिस जो है उसको जगह जगह तलाश कर रही थी। पुलिस, सबसे हैरानी की बात है, जो कुसुमटी पुलिस चौकी में इसकी गुमशुदगी का मामला जो है वो यहाँ पर दर्ज किया गया था और ये पुलिस जो है इसे न सिर्फ जिले में, प्रदेश में, बल्कि राज्य के बाहर भी इस लड़के को तलाश कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब इस लड़के की अब जो शिनाख्त हुई है, जब इसकी बॉडी यहाँ पर मिली, तो वो महज पुलिस चौकी के 100 मीटर की दूरी पर ही इसकी बॉडी जो है वो यहाँ पर मिली है और संदिग्ध अवस्था में पेड़ से टंगा हुआ शव जो है वो इसका यहाँ पर मिला है। तो आशंका यही जताई जा रही है परिजनों की तरफ से भी कि इस लड़के की जो है वो हत्या यहाँ पर की गई है, जबकि पुलिस जो है शुरुआती जांच में ये भी कह रही थी, जो सूत्र हमारे कहते हैं कि ये आत्महत्या का मसला हो सकता है। लेकिन क्या एक व्यक्ति 28 दिनों से गायब था और वो उसका शव जो है पुलिस चौकी के 100 मीटर की दूरी पर मिलना और ये भी आशंका जाहिर करना कि किसी ने उसको जो है जबरन ड्रग्स यहाँ पर दी, चिट्टा उसे वहां पर दिया और किसी तरह से उसकी हत्या जो है वो यहाँ पर की गई। आखिरकार मसला क्या है, इसको लेकर जांच जो है वो की जा रही है। पुलिस की तरफ से आश्वासन जरूर यहाँ पर दिया गया, लेकिन मामला कल बिगड़ता हुआ तब नजर आया जब देर शाम जो है जो लड़के के परिजन थे वो बॉडी को लेकर जो है उसके शव को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। आईजीएमसी लक्कर बाजार होते हुए रिज मैदान और उसके बाद सीधा एसपी के कार्यालय के बाहर शव को रखा और वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया और मामले को शांत कराने के लिए जो शिमला के एसपी हैं संजीव गांधी, वो खुद मौके पर आए। उनके आश्वासन के बाद जो है अब थोड़ा जांच की बात जो है वो उनकी तरफ से की गई और आश्वासन ये दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर एक एसआईटी बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर सबमिट करेगी। और अब जी, तो इस तमाम जानकारी के लिए विकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की डॉक्टरों के साथ बातचीत बेनतीजा रही है और स्वास्थ्य मंत्री ने करीब 2 घंटे डॉक्टरों के साथ अपने चैम्बर में बैठक की। इस दौरान डॉक्टरों ने एनपीए को वापस लेने के सरकार के फैसले को गलत बताया है और स्वास्थ्य मंत्री ने इस मसले को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने रखने का भरोसा दिया। डॉक्टर से अपनी प्रस्तावित पेन डाउन स्ट्राइक वापस लेने का आग्रह भी किया गया है, लेकिन डॉक्टर्स ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक एनपीए संबंधी नोटिफिकेशन वापस नहीं ले ली जाती तब तक डॉक्टर्स 1.5 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक जारी रखेंगे और ये स्ट्राइक सोमवार से शुरू की जाएगी।
वहीं कुल्लू मंडी में संयुक्त रूप से 11 जून को पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भांग की खेती को लेकर चर्चा की जाएगी और इसके बाद प्रदेश में भांग की खेती को लीगल कर दिया जाएगा। इस विषय को लेकर बीते दिनों कमेटी गठित की गई और कमेटी ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का दौरा भी किया। कमेटी में बागवानी मंत्री जगत नेगी, सीपीएस सुंदर ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। वहीं सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा कि भांग का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है, जिसमें कैंसर जैसी बीमारियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। जितने प्रदेशों की वो है ना, उनसे जानकारी लेके हम एक कदम आगे बढ़ते हुए सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी इस पे लाएंगे, ताकि जो ये कानून के पेच में हमारे गांव का नौजवान और जो बेरोजगार फंसा हुआ है और वो लालच में आकर इसके गैर कानूनी काम में पड़ रहा है, उसे कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना जो दवाइयों के लिए बिना नशे वाली भांग है या कंट्रोल्ड में उगाई गई भांग है, कंट्रोल्ड फार्मिंग में, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और ये जो नशे का जो बड़ा बाजार इलीगल जो चल रहा है, इसे जो है जो रोकने में फायदा मिलेगा। उधर जिला कुल्लू में अभिनय युवा क्लब का गठन किया जाएगा और इस अभिनय युवा क्लब में 15 साल से 29 साल की युवतियां शामिल की जाएंगी। जिला परिषद कुल्लू के द्वारा इस क्लब की स्थापना की जाएगी और इस क्लब में अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने वाली युवतियां शामिल की जाएंगी। इसका फैसला जिला परिषद की बैठक में किया गया है और इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पंकज परमार ने की है। जिला कुल्लू के बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने कुल्लू का नाम रोशन किया है एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में और कल्चर में, और हमने डिसाइड किया कि जिला कुल्लू का एक यूथ क्लब अभिनय नाम से, जिसमें से 15 से 29 साल की लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, इसमें एनरोल होंगी। और स्पेशली मनाली से लेके हमारे निर्मन तक जिन लड़कियों ने कुल्लू का नाम रोशन किया है। उधर किन्नौर जिले में 3 दिनों से खराब मौसम के चलते निचले इलाकों में बारिश और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी चल रही है और इसके बाद किसानों और बागवानों के काम भी प्रभावित हुए थे। मौसम में कुछ बदलाव जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन दोबारा से आसमान में काले बादल छाने से किसानों की समस्या भी बढ़ गई है। नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं किन्नौर से अनिल नेगी आपको मौसम की अपडेट देने के लिए सामने आया हूं। किन्नौर जिला में लगातार 3 दिन मौसम खराब रहा, जिसके बाद जिला किन्नौर की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी तो निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहा। हालांकि बीते कल व आज कुछ देर के लिए मौसम सुहावना हुआ, लेकिन दोबारा से आसमान में काले बादल छाए और हल्की हल्की सुबह और शाम जो है बारिश हो रही है। ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में बारिश के चलते जिला किन्नौर में मई माह में भी दिसंबर जैसी ठंड लोग महसूस कर रहे हैं और मोटे वस्त्र पहनकर बाजार व खेतों में अपने रोजाने के काम कर रहे हैं। हालांकि बर्फबारी व बारिश से किसी के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन बर्फबारी व बारिश के चलते प्रशासन ने नदी नालों के समीप लोगों को जाने से परहेज करने का आग्रह किया है, क्योंकि बारिश के चलते निचले इलाकों में पहाड़ों से भूस्खलन हो रहा है तो ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हल्के हल्के जो है नदी नालों में ग्लेशियर गिर रहे हैं, जिसके मद्देनजर प्रशासन की ओर से डीसी किन्नौर तोरुलैस रवीश ने पर्यटकों समेत जिला किन्नौर के लोगों को मौसम अनुकूल होने तक एहतियात बरतने की सलाह दी है। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। उधर जिला सोलन में नए अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम शुरू हो चुका है। बीजेपी मंत्री महेंद्र नाथ ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर इस अस्पताल को लेकर एहतियात नहीं बरती गई तो काफी समस्याएं हो सकती हैं। अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है और वहां के सड़क की स्थिति बेहद खराब है, जिसे समय रहते चौड़ा किया जा सकता है और अगर ये सड़क चौड़ी हो जाती है तो अस्पताल के पास जाम लगने से बचा जा सकता है। साथ ही यहाँ एक ट्रॉमा सेंटर बनाने की बात भी कही जा रही है। सरकार से अनुमति मिलते ही इसका काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अग्निवीर पंकज का उनके पैतृक गांव पावरी में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और बताना चाहेंगे कि महज 19 वर्ष के पंकज की अग्निवीर की ट्रेनिंग के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्हें उनके गांव लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पूरे गांव के लोगों की आंखें नम हो गई थी और वहीं स्पेशल फोर्सेस की एक टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।